हेलो दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और आज का ये वीडियो दोस्तों वास्तव में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के अपडेट आए हैं, ताजा खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। आज भारत बंद को लेकर भी अपडेट जानेंगे, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारे अपडेट हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको भारत बंद से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, 9 जुलाई यानी बुधवार को भारत बंद बुलाया गया है। अभी भारत बंद किसने बुलाया है, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी अपडेट आपको बताते हैं। बुधवार यानी 9 जुलाई को बैंकिंग, डाक सेवाएं, खनन, निर्माण और परिवहन जैसे सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद से आज देश में सार्वजनिक सेवाओं में बड़े व्यवधान की उम्मीद है और कामकाज सहित लोगों के आवागमन और बैंकिंग कार्यों पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरअसल आज का जो ये भारत बंद है, हड़ताल है, वो देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने बुलाया है, जिसमें संबंधित श्रमिक और किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी संगठन, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक संगठनों ने सरकार की नीतियों के प्रति अपनी अस्वीकृति दर्ज करने के लिए आज 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया है। इन यूनियनों के आरोप है कि सरकार आर्थिक और श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी को दबाते हैं और नौकरी की स्थितियों को खराब करते हैं। और ये सब व्यापार करने में आसानी के नाम पर किया जा रहा है। भारत बंद बुलाने की वजह श्रम नीतियां जो मजदूर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती हैं। आज भारत बंद में कई संगठन शामिल हैं और आज के इस भारत बंद से पूरे भारत में नागरिक सेवाएं बाधित रहने की उम्मीद है। बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रभावित होंगी, डाक संचालन भी बाधित रह सकता है, कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन भी बंद रहेगा, राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बाधित रहेंगी, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां प्रभावित होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के नेतृत्व में रैलियां आयोजित होगी, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे, निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं आज 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। और ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भारत बंद है और ये भारत बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने बुलाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ट्रेड यूनियन निजीकरण और 4 नए लेबर कोड के विरोध में। स्कूल और कॉलेजों के बारे में स्थितियां फिलहाल साफ नहीं है कि वे पूरी तरह बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं के प्रभावित होने की वजह से आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। यूनियनों ने कहा कि हड़ताल शांतिपूर्ण होगी और इसका मकसद सरकार का ध्यान मजदूरों, किसानों की समस्याओं की ओर खींचना है। हालांकि इतने बड़े पैमाने की हड़ताल से कुछ जगहों पर तनाव या असुविधाओं की स्थितियां भी बन सकती हैं और इस देशव्यापी हड़ताल से देश के कई क्षेत्रों पर असर देखने को मिल सकता है। 9 जुलाई को शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के बारे में फिलहाल कोई सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और ऐसे में स्कूल, कॉलेज और निजी कार्यालय खुले रहने की उम्मीद है। लेकिन यातायात अवरोध और स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यवधान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों को यह सलाह दी गई है कि वे स्कूल संचालन के बारे में ताजा जानकारी के लिए अपने स्थानीय स्कूल प्रशासन या जिला प्राधिकारियों के संपर्क में रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस मिला है और यह सम्मान ब्राजील की सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मई 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में आपसी ट्रेड 1,70,000 करोड़ करने का टारगेट है। चलिए बड़ी खबर, पुलवामा अटैक के लिए विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया। FATF की रिपोर्ट सामने आई है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीदा गया था। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है हमलावरों को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पेपल के जरिए पैसे दिए गए थे। वहीं FATF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आतंकी जो है वो फंडिंग के तरीके बदल रहे हैं। डिजिटल माध्यमों जैसे ऑनलाइन पेमेंट, गेमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए FATF ने दुनिया भर की सरकारों और डिजिटल कंपनियों को भी अभी चेतावनी दी है कि वे इन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस उपाय करें। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ चुकी है। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाने की योजना को प्रदेश की सरकार ने फिलहाल के लिए टाल दिया है। अब ये नियम इस साल नवंबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही 15 साल पुराने व्हीकल पर दिल्ली के साथ ही NCR के 5 जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। पिछले दिनों सख्ती से ये नियम लागू किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने फिलहाल जो आदेश है वो वापस ले लिया है। CAQM की बैठक में फैसला हो गया है। आयोग ने फैसला लिया कि 1 नवंबर से दिल्ली और NCR के जिलों में भी एक साथ ईंधन प्रतिबंध लागू करना उचित होगा और ये EOL वाहनों के लिए इसी तरह की योजना 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू की जाएगी। फिलहाल ओवरहेड वाहनों से फ्यूल बैन
हटा दिया गया है और 1 नवंबर से अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं आप देखिए दिल्ली सरकार ने 18,966 स्मार्ट क्लासरूम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। 900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों को और अच्छा करने के लिए 18,996 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाने के लिए ये बजट मंजूर किया है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि उनका लक्ष्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। कक्षा 6 में केवल 53% विद्यार्थी जानते हैं 10 तक का पहाड़ा। शिक्षा मंत्रालय के एक सर्वे ने यह खुलासा किया है। शिक्षा मंत्रालय के एक सर्वेक्षण से ये पता चला कि कक्षा 3 के केवल 55% छात्री 99 तक की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि कक्षा 6 के केवल 53% छात्र 10 तक का पहाड़ा जानते हैं। दरअसल इस सर्वेक्षण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 स्कूलों में कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। आरोही अवरोही क्रम को लेकर, जोड़ और गुणा को लेकर इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे गए। हालांकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए बड़ी खबर देखिए। IPL 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद RCB सबसे वैल्यूएबल टीम बन गई है और उसने 5 ट्रॉफी जीतने वाली MI और CSK को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आप देखिए अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी। प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के अनुमान है। एयर इंडिया ने कहा कि ड्रीमलाइनर सबसे सुरक्षित प्लेन है। दुनिया भर में इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। वहीं आप देखिए इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आ गई। यात्री बोले कि उड़ान के वक्त हल्का झटका लगा। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो की इस फ्लाइट को उड़ान के करीब आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इसके बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। विमान ने मंगलवार सुबह 6:35 पर रायपुर के लिए टेक ऑफ किया था। अब इंटरनेट के बिना भी मैसेज भेज पाएंगे। जैक डॉर्सी ने यह नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है और यह अभी सिर्फ आईफोन वालों के लिए अवेलेबल है। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च कर दिया है और यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना भी मैसेज भेज सकेंगे। ये प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप पीयर टू पीयर टेक्निक पर बेस्ड है और इसके लिए किसी भी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फोन नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल ये ऐप अभी सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ब्लूटूथ नेटवर्क पर यह बिट चैट काम करता है। साथ ही आप देखिए पीएम मोदी और RSS का कार्टून बनाने वाले को जमानत नहीं। हाई कोर्ट ने यह माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघने का मामला है। कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का विवादित कार्टून बनाने वाले हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंगलवार को निरस्त कर दी। घरेलू वेज थाली जून में 8% सस्ती हुई है। आलू, प्याज, टमाटर के दामों में कमी आई, इसका ये असर रहा। नॉन वेज थाली की कीमत में भी 6% की गिरावट दर्ज हुई है। इटली में प्लेन के इंजन में फंसने से एक व्यक्ति की जान चली गई। रनवे पर वो दौड़ रहा था और इंजन ने खींच लिया। यानी इटली के एक एयरपोर्ट पर मंगलवार को रनवे पर विमान के इंजन में फंस जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो व्यक्ति रनवे पर दौड़ रहा था और A319 विमान के रास्ते में आ गया। विमान के इंजन ने उसे खींच लिया। हालांकि घटना के बाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई और मामले की जांच हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगा दिया है। भारत फिलहाल शामिल नहीं है। जापान, साउथ कोरिया पर 25%, म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाया गया है, जो 1 अगस्त से लागू भी हो जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया देश शामिल हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स में शामिल इन देशों को भी जल्द ही 10% का शुल्क देना होगा। अमेरिका के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का भारत को फायदा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। शेयर 8% तक चढ़ गए। वहीं देखिए आप, इजरायल ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू ने कहा कि आप इसके हकदार हैं। पाकिस्तान पहले नॉमिनेट कर चुका है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। डिफेंस मिसाइलें भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से जंग में उसे खुद को बचाना होगा। साथ ही आप देखिए रिटेल निवेशकों के शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूब गए। डेरिवेटिव्स सेगमेंट में 10 में से 9 ट्रेडर घाटे में रहे। सेबी ने नई रिपोर्ट जारी की है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, पैसा कमाने के सपने देखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। रिटेल निवेशकों को वित्त वर्ष 2025 में शेयर मार्केट के डेरिवेटिव्स सेगमेंट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इस सेगमेंट में करीब 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स घाटे में रहे हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा है।
सेबी ने एक स्टडी जारी की है। क्विक मनी के कारण लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक ही दिन में पैसा दोगुना तिगुना भी हो सकता है, इसलिए F&O में ट्रेडिंग के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी इनकम दिखाकर लोगों को F&O की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंटरनेट की गांव-गांव तक पहुंच होने से लोगों को अब शेयर बाजार जैसे निवेशों के बारे में भी जानकारियां मिल रही हैं। सेबी निवेशकों को जागरूक करने और नियमों को और सख्त करने की कोशिश कर रहा है। सेबी ने नवंबर 2024 से कुछ नियम भी कड़े कर दिए हैं, सख्त कर दिए हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी कम करना, लोट साइज बढ़ाना और ट्रेडिंग मार्जिन बढ़ाना। साथ ही वो बड़े प्लेयर्स की निगरानी भी बढ़ा रहा है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तो बहुत ही रिस्की है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे जटिल प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं। ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही हाई रिस्क वाला गेम है और ये आम लोगों के लिए आसान नहीं है। ज्यादातर लोग इसमें पैसा गवा देते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, श्रीखंड को छड़ी यात्रा रवाना, एसडीएम ने हरी झंडी दिखाई। देश भर के साधु संत पहुंचे। 10 जुलाई से भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड यात्रा से पहले माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर श्रीखंड के लिए रवाना किया गया। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल शुरू होगा, लोग खुद ही डेटा भर पाएंगे। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होने वाली है। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी और इसके लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू होगी और इस पर नागरिक खुद ही अपनी जानकारियां भर पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है, जनगणना इस बार 2 फेज में होगी। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। भक्त पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से जारी है और आने वाले दिनों में और अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। एशियाटिक लोयंस के लिए फेमस गुजरात के गिर फॉरेस्ट से ये रोचक नजारा सामने आया है। सासन से विसावदर जाने वाले जंगल के रास्ते पर 12 शेरों का एक झुंड टहलता हुआ नजर आया। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से खबर, पन्ना टाइगर रिजर्व की नामचीन हथिनी वत्सला मंगलवार को नहीं रही। वत्सला की उम्र 100 साल से अधिक थी और वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 साल से अधिक उम्र में दुनिया की सबसे उम्र दराज हथिनी वत्सला ने अंतिम सांस ली। चलिए बड़ी खबर दिल्ली से देखिए आप, दिल्ली में भी शुरू हुई अमेजन नाउ सर्विस। मैच 10 मिनट में डिलीवर करता है ग्रोसरी। जेप्टो ब्लिंकिट को टक्कर मिलने वाली है। अमेजन नाउ के जरिए ग्राहक रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब सिर्फ 10 मिनट में मंगवा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि यह सुविधा खास तौर पर प्राइम मेंबर्स के लिए काफी लोकप्रिय है। कंपनी ने इससे पहले जून में बेंगलुरु में इस सेवा को शुरू किया था। कुछ चुनिंदा पिन कोड में चल रहे ट्रायल के अच्छे रिजल्ट के बाद अब कंपनी धीरे धीरे इस सुविधा का दायरा बढ़ा रही है। साथ ही आप देखिए निष्क्रिय जनधन खातों पर यह बड़ा अपडेट आया है। यानी ऐसे जनधन खाते जिनमें लोग अक्सर लेन देन नहीं करते हैं और खाते 24 महीनों से उनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाले ऐसे बैंक खातों को बंद करने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि इस तरह की जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। सरकार ने इस खबर पर भी प्रतिक्रिया दी, अपडेट दिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी में बताया कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों से निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों को बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, ये केवल अफवाह है। साथ ही आप देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर लोकसभा स्पीकर समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने 81 साल की आयु में जोधपुर स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश सरकार कावड़ रूट के होटल और ढाबों पर QR लगवा रही है। शराब की दुकानें ढकी जाएगी। एक लेन पर सिर्फ कावड़िए चलेंगे। यूपी में कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट विवाद के बीच योगी सरकार होटल और ढाबों की जांच करा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने फूड सेफ्टी QR कोड स्टिकर लगाने अनिवार्य कर दिए हैं। हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका है। वहीं आप देखिए उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जिले का मोरी ब्लॉक इलाके का जखोल के जंगल बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। साथ एक और ये भी खबर है कि भारत के असम राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार सुबह 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। PF वालों के लिए भी जरूरी अपडेट आ रहा है। 7 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने करीब सभी अकाउंट में PF का ब्याज का जो पैसा वो डिपॉजिट कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF ब्याज दर 8.25% की मंजूरी सरकार ने दी थी। लगभग सभी EPF अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया जा चुका है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। और इसी बीच मन से चीफ राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। बेवजह मीडिया या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट ना करें, कार्यकर्ताओं को इस तरह से निर्देश जारी किए गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा बदलाव किया है। आधार OTP वेरिफिकेशन के बिना पूरा नहीं होगा ये काम। 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आधार नंबर देना और उसका OTP से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। CBDT
सीडीटी के नए नियम के मुताबिक अब वही पैन आवेदन मान्य होगा जिसमें आधार नंबर सही से दर्ज और ऑनलाइन वेरीफाइड होगा, यानी अब पैन कार्ड के लिए आधार भी अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राम भक्तों के लिए 25 जुलाई से श्री रामायण यात्रा। जी हां, भारतीय रेलवे श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रहा है। ये धार्मिक यात्रा 17 दिनों की होगी। 17 दिनों की यात्रा में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 30 से ज्यादा पवित्र स्थलों के दर्शन किए जा सकेंगे और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन के साथ साथ लग्जरी यात्रा का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी और रामेश्वरम से होते हुए ये सफर दिल्ली में आकर खत्म होगा। IRCTC 25 जुलाई को भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के जरिए श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रहा है और IRCTC की ये 5वीं रामायण यात्रा होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ट्विटर अकाउंट पर इसकी और जानकारी आपको डिटेल से बताई गई है। चलिए, ग्रेटर नोएडा में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान ढह गया। बारिश में नींव में पानी भरने से मकान ढहा, ऐसी खबरें आ रही है। मजदूर और मालिक का परिवार फिलहाल सुरक्षित है। 4 मंजिला मकान था जो निर्माण कार्य चल रहा था, प्लास्टर का काम चल रहा था। सौभाग्य से घटना के समय मकान में कोई नहीं था। निर्माण कार्य बंद होने के कारण सभी मजदूर भी वहां से जा चुके थे, इसलिए एक बड़ी जनहानि होने से बच गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 70 से ज्यादा देशों के नागरिक अब बिना वीजा चीन जा सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारियां। चीन की सरकार ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 70 से ज्यादा देशों के नागरिकों को बिना वीजा चीन में एंट्री देने का ऐलान किया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट करने वाली एक फ्रॉड गैंग गिरफ्तार हुई है। फर्जी CBI अफसर और अदालत दिखाकर ये डराते थे। इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी मिला है। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर फ्रॉड करने वाली गैंग का जयपुर साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट UG 2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि बहुत कम उम्मीदवारों के शिकायत के निवारण के लिए देश भर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा को पुनः आयोजित कराने और बोनस नंबर देने से भी इंकार कर दिया है। साथ ही राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा, ये साधारण मामला है। जब CM के स्तर पर भर्ती को रद्द नहीं करने का फैसला लिया जा चुका है और याचिका में उसे चुनौती नहीं दी गई है तो याचिका खारिज की जाए। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों समेत कोचिंग और परीक्षा सेंटर पर भी मिलीभगत के आरोप लगे और ऐसे में हम मेरिट के साथ याचिका चलने योग्य है या नहीं, इस पर भी सुन रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि SI भर्ती पेपर लीक साधारण मामला नहीं है। वहीं आप देखिए, राजस्थान में गहलोत राज के फैसलों की समीक्षा में 2 महीने और लगेंगे। कैबिनेट सब कमेटी ने विभागों से 2 महीनों में रिव्यू कर ब्यौरा मांगा है। फाइनल रिपोर्ट सितंबर तक आ जाएगी। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान सरकार के एक आदेश के इंतजार में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की DPC अटक सी गई है। कुछ संगठनों के समर्थन और विरोध के बीच फिलहाल इस आदेश पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले दिनों कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय तक फाइल पहुंचा दी गई थी, लेकिन राज्य कर्मियों को हरी झंडी की प्रतीक्षा है। राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर संकट। 30% अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 बार सीमा बढ़ाने के बाद भी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें वेतन वृद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वे पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं भरेंगे। पोर्टल अब नए साल में खुलेगा। इसके अलावा आप देखिए, RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा का भांजा गिरफ्तार। SOG ने SI भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में विजय कुमार डामोर को गिरफ्तार किया है। चलिए बड़ी खबर है आप मध्य प्रदेश से देखिए, आप उज्जैन के एक युवक ने मोबाइल गेमिंग में जीते 1 करोड़ 25 लाख रुपए। टीम में 3 और युवा है और ये अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे और अगर वहाँ ये जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेंगे 605 करोड़ रुपए। उज्जैन के 20 साल के युवक ने मोबाइल गेमिंग में 1 करोड़ 25 लाख की इनामी राशि अपने नाम की है। युवक का नाम है आर्यन चौहान। उसने अपनी 4 सदस्यीय टीम के साथ मिलकर BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज 2025 का फाइनल जीता है। आर्यन ने बताया कि इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले दिल्ली के यशोभूमि सेंटर में 4 से 6 जुलाई तक हुआ था और इसमें देश की टॉप 16 गेमिंग टीमें शामिल थी। आर्यन की टीम में उज्जैन के अलावा देवास, सूरत और रांची के खिलाड़ी थे। अब ये टीम सऊदी अरब में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी जिसमें कुल पुरस्कार राशि लगभग 605 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश में अपडेट देखिए, आप 12 जुलाई को जारी होगी लाडली बहना की राशि। उज्जैन में 2 दिन रहेंगे मुख्यमंत्री जी। वहीं आप देखिए, इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो चौंका देने वाली है। 7 साल के आयुष्मान की नई जिंदगी की कहानी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्लड कैंसर बताकर 55 लाख रुपए की डिमांड की गई और इंदौर में यह बीमारी निकली ITP। खबर है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के 7 वर्षीय आयुष्मान सिंह को डॉक्टरों ने पहले ब्लड कैंसर और अप्लास्टिक एनीमिया बताया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी और 55 लाख रुपए खर्च का अनुमान बताया। परिजन घबरा गए। उम्मीद की इलाज में वे इंदौर पहुंचे जहां जांच में यह पता चला कि आयुष्मान को ब्लड कैंसर नहीं बल्कि ITP नामक एक ऑटो इम्यून बीमारी है। करीब 1 साल तक चला होम्योपैथिक इलाज सफल रहा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। इस तरह की ये मीडिया रिपोर्ट्स और खबर आप जरूर देखिए। परिजन टूट गए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश से सरकारी स्कूलों में शैक्षिक ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। कक्षा 2 से 3 के बच्चों में प्रतिस्पर्धा के लिए ललक बढ़ाने का प्रयास।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नन्हे ज्ञानवीरों को भी इस बार शैक्षिक ओलंपियाड में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। 30 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। डेंगू से डॉक्टर की मौत के बाद हाईकोर्ट सख्त हो गया। जबलपुर में जनहित याचिका पर सुनवाई, सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले जबलपुर के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल पॉल की डेंगू से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में माखनलाल यूनिवर्सिटी में अब साइबर और AI की पढ़ाई भी होगी। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों से बागेश्वर धाम नहीं आने को कहा है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्त घर पर रहकर ही पूजा करें। दरअसल आपको बता दें, छतरपुर के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात में करीब 3 बजे एक ढाबे की दीवार ढह गई और मलबे में दबने से उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला की जान चली गई। 12 इस मामले में घायल हो गए। इससे पहले 3 जुलाई को बागेश्वर धाम परिसर में एक टेंट गिर गया था। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की जान चली गई थी और वहाँ भगदड़ में भी 8 लोग घायल हुए थे। एक बार और नया हादसा हो गया। चलिए यूपी से बड़ी खबर देखिए। परिवहन के चालकों परिचालकों को मिला 10,000 रुपए का बोनस। महाकुंभ ड्यूटी के लिए सरकार ने प्रोत्साहन बोनस दिया है। महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 24,071 चालकों और परिचालकों को ये प्रोत्साहन बोनस राशि दी गई है। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का विरोध। उत्तर प्रदेश में आज बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। 27 लाख कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, ऐसे अपडेट है। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता स्कूलों पर डंडा चलने वाला है। 10 जुलाई तक सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देगी। इस वित्तीय वर्ष में 1200 शादियां कराने का लक्ष्य है। कन्या के खाते में 60,000 रुपए भेजे जाएंगे और गृहस्थी का सामान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है और वधु की आयु 18 साल से अधिक है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए फिजियोथेरेपी की डिग्री को MBBS के समकक्ष घोषित करने की याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा में 1 अगस्त से UPS लागू। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा नया पेंशन विकल्प। NPS भी जारी रहेगा। सरकार देगी 18.5% योगदान। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर UPS लागू करने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत अब हरियाणा राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से UPS का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि NPS को भी विकल्प के रूप में बरकरार रखा गया है। फिलहाल ये योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को UPS के लिए भी इंतजार करना होगा। हालांकि हो क्या रहा कि UPS के लागू होने से सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम मान रही है। वहीं देखिए आप, हरियाणा में CET एग्जाम की डेट शीट की घोषणा हो गई है। 2 दिन में 4 शिफ्टों में एग्जाम होंगे। 13.5 लाख युवा पेपर देंगे। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक BPL कैटेगरी से बाहर। सरकार ने तर्क दिया कि इन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं। पंजाब के सभी लोगों को 10 लाख तक फ्री इलाज। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति के सेहत कार्ड बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड से उन्हें 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की यूनिफॉर्म तय हो गई है। 20 जुलाई से ये लागू हो जाएगी। चंडीगढ़ PU में एग्जाम फीस 5% तक बढ़ गई है। सभी कोर्सों की नई लिस्ट जारी हो गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी लड़ेगी तरन तारन उपचुनाव। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था। और तो और आप देखिए, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट पर 1.5 करोड़ का बीमा। बिहार में 6.5 लाख स्थायी संविदा कर्मचारी। 9 बैंकों से वित्त विभाग ने करार किया है। यानी बिहार सरकार ने अपने 6.5 लाख अफसरों और कर्मचारियों के परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों का बीमा उनके सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के होगा और उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। ये बीमा 1 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का होगा। हादसे में जान चले जाने पर यह राशि उनके परिवार को मिलेगी। ये बीमा कवर स्थायी और संविदा कर्मचारी दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि स्थायी और संविदा राशि के कवर राशि में अंतर होगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है। घर घर जाकर 97% फॉर्म वितरित किए गए। वहीं देखिए आप, बिहार में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार युवा आयोग बनेगा। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बिहार में जमीन के छोटे टुकड़े पर भी फैक्ट्री बनाना आसान होगा। सेटबैक नियमों में छूट। बिहार सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज 2025 में संशोधन किया है। साथ ही आप देखिए, बिहार में पेंशन योजना के तहत 400 रुपए की जगह 1100 रुपए की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 400 रुपए से बढ़ाकर पेंशन 1100 रुपए कर दी गई है। वहीं बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। BPSC परीक्षा पास करने पर 50,000 और UPSC परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है।
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पैरों से दिव्यांग लेकिन दिमाग से सातिर निकला है मास्टरमाइंड। 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार किए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक और खबर देखिए। एनएमडीसी कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 28 लाख रुपए ठग लिए गए। फर्जी पुलिस अफसर बनकर कहा कि तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस है। आपको बताएं 12 राज्यों से लगभग 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले इस गिरोह के भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से एक और देखिए आप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा किसी पुजारी को मंदिर का स्वामित्व नहीं माना जा सकता। पुजारी केवल देवता की पूजा करने के लिए नियुक्त प्रबंधक होता है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है केवल नोट बरामद होने के आधार पर किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ये साबित करना भी जरूरी है कि उसने रिश्वत अपनी मर्जी से ली थी। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ रहे एक कर्मचारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। रिश्वत के 8,000 रुपए बरामद हुए थे। साथ ही आप देखिए अब छत्तीसगढ़ में बिल्डर और कॉलोनाइजर दोनों को व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अब कॉलोनी के भीतर ही कचरा नष्ट करना होगा। गंदे पानी को साफ करने के लिए एसटीपी लगाना भी जरूरी होगा। झारखंड में अब नई नियमावली से होगी 4,919 पदों पर सिपाही बहाली। पुराना विज्ञापन रद्द किया जाएगा। हिमाचल में 25,000 रिटायर कर्मचारियों का 1100 करोड़ बकाया। पेंशनर्स के मेडिकल बिल विलंबित। सीएम ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन फिर से स्टार्ट होंगे। आज 9 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगे, ऐसे अपडेट हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बताएं हमारे देश में अब तक 254 mm बारिश हो गई है, 15% ज्यादा है। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा है और मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान में भी मानसून एक बार फिर से और मजबूत होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है और बीकानेर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। फिलहाल राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश होने की चेतावनी। मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान में बताया कि 10 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो सकता है और फिर एक बार भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 12 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से और पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए नर्मदा उफान पर। बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चलिए बड़ी खबर टाटा ग्रुप के स्टॉक में 6.17% की भयानक गिरावट आई। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सुहा हो गए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 270 अंक से ज्यादा चढ़कर 83,713 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 61 अंकों की तेजी रही और ये 25,523 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 96,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत 969 रुपए बढ़कर 1,07,500 रुपए प्रति किलो हो गई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।